प्यारे बच्चों, मैं मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी में वीडियो उपलब्ध कराऊं। इसी कोशिश में मैं खुद ही भूत बन चुका हूं और बोर्ड को स्मार्ट बनाया। तो आज के इस क्लास में हम ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से उसका विकास हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। ज्योमेट्री या हिंदी में ज्यामिति, ये वर्ड ज्योमेट्री है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक या यूनानी भाषा, दो वर्ड है। एक है जियो सॉरी, दूसरा है मेट्रोन। ये दोनों वर्ड यूनानी को ही ग्रीक बोला जाता है। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनानी और ग्रीक दोनों एक ही। तो जियो का अर्थ हुआ पृथ्वी और मेट्रोन का अर्थ हुआ मापन। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ देखा कि ज्यामिति का अंग्रेजी अनुवाद है और ज्योमेट्री अपने आप में अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन ये यूनानी भाषा के दो वर्ड जियो और मेट्रॉन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ हुआ पृथ्वी और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। इस तरह से हम देखें तो ज्योमेट्री का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो पृथ्वी का मापन हुआ और इसकी शुरुआत भी इसी तरीके से हुई। पृथ्वी का ही मेजरमेंट शुरू में किया जाता था। हमारे पास अभी के जैसी सारी आकृतियां उस समय नहीं थी। इसकी शुरुआत मिस्र की सभ्यता से मानी जाती है। इसका जो आरंभ ये माना जाता है मिस्र की सभ्यता। मेरे बच्चों, अपने इतिहास में भी जरूर पढ़ा होगा कि मिस्र के पिरामिड, मिस्र में तो ऐसे लगभग 137 पिरामिड है, 37 या 38 है कुछ। पूरे मिस्र में 138 पिरामिड हैं, जिनमें गीजा के पिरामिड जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, जिनका निर्माण 2600 बीसी के लगभग 2560 2600 बीसी में जिस रचना का निर्माण हुआ गीजा में, वो 13 एकड़ में फैला हुआ है। और 13 एकड़ में फैला हुआ जो पिरामिड है वो 19वीं शताब्दी तक दुनिया के सबसे ऊंचे इमारतों में रहा था। मिस्र के पिरामिड में जो गीजा का पिरामिड है, अब सोच सकते हैं कि क्या इतनी बड़ी आकृति का निर्माण बिना ज्यामिति के किया जा सकता है। उस समय ना तो कोई सिविल इंजीनियर थे और न ही सिविल इंजीनियरिंग के कोई कॉलेज, लेकिन ये मिस्र की सभ्यता में इसका जो विकास हुआ था शुरुआत में लगभग 4000 बीसी में, 4000 बीसी के लगभग इसकी शुरुआत मानी जाती है। और उस समय इसका प्रयोग जो होता था, वहां खेत की बाउंड्री या कोई घर बन रहा हो तो उसका सीमा किस तरह से निर्धारित किया जाए, इसी में इसका प्रयोग होता था। मिस्र की सभ्यता के बाद ज्यामिति, ये बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता में भी लोगों को ज्यामिति का ज्ञान था। बेबीलोन में एक ग्रंथ है या किताब बोलिए जो बोलिए, रिंड पेपिरस, रिंड पेपिरस। बेबीलोन की सभ्यता में एक ग्रंथ है रिंड पेपिरस,
जिसको ये गणित शास्त्र, ये पुस्तक 1650 बीसी की है। 1650 बीसी में एक पुस्तक रिंड पेपिरस, जिसको गणित शास्त्र भी कहते हैं, इसमें ज्यामिति के थ्योरम, जो प्रमेय हम पढ़ते हैं, उन सब चीजों का उल्लेख इसमें किया गया है। सॉरी, हमने प्रमेय कहा, सूत्र कि किस तरह से क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है, ये सारे इस पुस्तक में वर्णित है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में आता है सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले। सिंधु घाटी सभ्यता भी इतनी विकसित सभ्यता थी जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, नगर नियोजन इस तरह से कैसे संभव है जब लोगों को ज्यामिति का ज्ञान नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और जो उपलब्ध है उसे पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्यामिति के बारे में कितनी जानकारी थी। लेकिन ये बात तो तय है कि उनको ज्यामिति की जानकारी थी, क्योंकि वहां पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उसमें भी ज्यामिति के बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती है। बर्तन के ऊपर जो कलाकृति है उसमें ज्यामिति की रचनाएं हैं, अर्धवृत्त बने हुए हैं। इन सब से यह समझा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्यामिति की जानकारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में आता वैदिक सभ्यता। और वैदिक काल में लोगों को ज्यामिति की जरूरत क्या थी? तो वैदिक काल में यज्ञ होता था, और यज्ञ के लिए बनाई जाती थी वेदी। और वेदी के नाप के लिए, वेदी की नाप, इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, और एक इसकी नाप के लिए, नाप किस चीज से करेंगे? वेदी की नाप करते थे रस्सी से, और उसी रस्सी का नाम था, जो वेदी की नाप के लिए रस्सी प्रयोग में की जाती थी। वेदी की नाप के लिए प्रयोग में जो रस्सी लाई जाती थी उसका नाम सोल्व था। इंग्लिश में इसको ऐसे SULBHA लिखते हैं। इसी सुल्ब के नाम पर यह नाम रखा गया है, सुल्ब सूत्रा, अर्थात ये रस्सी का फार्मूला कि अलग अलग वेदी जो बनेगी उसका क्या फार्मूला होगा, और यही ग्रंथ है सुल्ब सूत्रा। सुल्ब सूत्रा में भी ज्यामिति के फार्मूले मिलते हैं। वैदिक काल में जो यज्ञ की वेदी बनती थी उसके लिए ज्यामिति का प्रयोग किया जाता था, अर्थात वैदिक काल में भी लोगों को ज्यामिति की जानकारी थी। सबसे प्राचीनतम इसमें देखा जाए तो बौधायन शल्ब सूत्र, बौधायन सूत्र, ये सबसे प्राचीनतम। अब भारत के संदर्भ में कुछ अगर ज्यामिति में जिनका योगदान रहा उनके बारे में हम देखते हैं, तो ज्यामिति में भारत से नाम आता है पहला ब्रह्मगुप्त। पाँच सौ अंठानवे बीसी, सॉरी 598 ईस्वी। इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है, ये देखिए ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है, ये चक्रीय चतुर्भुज। अब इसका क्षेत्रफल निकालने की विधि ब्रह्मगुप्त ने दी, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके बाद दूसरे आते हैं महत्वपूर्ण में आर्यभट्ट। ज्यामिति में जो इनका योगदान है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
पाई का निकटतम मान 22/7 जो पाई का मान होता है, पाई का निकटतम मान, और पिरामिड पिरामिड का आयतन। और वो तो गाना है ही, जीरो दिया जब भारत में। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पाई का सन्निकट मान और पिरामिड का आयतन। ज्यामिति के क्षेत्र में आर्यभट्ट जी का ये 3 महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीयों में एक और आते हैं भास्कर द्वितीय, उनका भी ज्यामिति में योगदान है, और ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैं उनकी चर्चा करता हूँ। इसके बाद जब देखें तो ज्यामिति का ये जो ज्ञान मिस्र से शुरू हुआ, वो दुनिया में तो कहीं और फैला। एक व्यक्ति का नाम है मिलेटस, नगर का निवासी। और इनका थ्योरम भी पढ़ना है, थेल्स थ्योरम। ये 640 से 546 बीसी। छह सौ चालीस से 546 बीसी। ये क्या मिलेटस नगर में रहने वाला एक व्यापारी, ये कोई गणितज्ञ नहीं था, लेकिन कम उम्र में पैसे कमा लिया काम भर बिजनेस से। अब पैसे कमाने के बाद हुआ कि करे क्या, तो घूमेंगे, और ये घूमते घूमते चला गया मिस्र। अब मिस्र में गया तो ये वहां जाके ये ज्यामिति का कुछ कुछ फार्मूला सीख के आया, और वापस आया जब, तो वहां अपने दोस्तों को, अपने परिचित को सब सिखाने लगा। देखो हम गए तो क्या सीख के आए, और ये थेल्स का एक चेला बना पाइथागोरस। इनका भी ज्यामिति में पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम। थेल्स का जो थ्योरम है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होगी, वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे अगर ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी और इसकी आधी होगी। हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। और जो पाइथागोरस का थ्योरम है कि ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर तो आधार स्क्वायर, इस तरह से देखते चलिए कि किस तरह से ज्यामिति का विकास आगे होते जा रहा है। इसके बाद एक और यूनानी व्यक्ति हुआ जो इन सबसे भी आगे निकल गया, उसका नाम यूक्लिड। और यही व्यक्ति यूक्लिड, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री, देखिए स्टार्ट यहाँ से हुआ, मिस्र की सभ्यता से बेबीलोन की सभ्यता में गया, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हर जगह पे ज्योमेट्री है। भारत में आया तो ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट ने इतना योगदान दिया, लेकिन आखिर इस व्यक्ति को क्यों कहा गया जो इतने बाद में आया फादर ऑफ ज्योमेट्री? लॉजिकली तो पहले इंसान को होना चाहिए, जहां से शुरुआत हुई उसको कहा जाना था फादर। तो इन्होंने क्या किया कि इस ज्योमेट्री में डिडक्टिव रीजनिंग का यूज किया। डिडक्टिव रीजनिंग हिंदी में कहेंगे निगमन तर्क, अर्थात कि ज्योमेट्री में जितने भी थ्योरम दिए गए हैं
ये सब इन्हीं की देन है। इन्होंने क्या किया कि जो भी फार्मूला पहले से बना हुआ है उसको सिद्ध करना शुरू किया कि कैसे हम मान लें, और इसी को सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ बातें मान लिया पहले से कि ये तो है ही, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसी को कहा गया अभिगृहित या स्वयं सिद्ध। और इसको आधार मानकर जो बात सिद्ध की गई उसको कहें प्रमेय। तो आज जो हमें पढ़ना है, सवाल में दे देता है 9th-10th में कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करे, थेल्स का थ्योरम सिद्ध करे कि किसी दो समान दो समांतर रेखाओं को, ये इस तरह से कि दो समांतर रेखाओं को काटती हुई एक तिर्यक रेखा, तो इसमें ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। इस तरह का जो प्रचलन शुरू हुआ कि इसको सिद्ध करना है, ये सब यूक्लिड ने ही शुरू किया। इसीलिए यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ये अगर आप पोस्टुलेट्स इंग्लिश में देखना चाहें तो, और एक्सियोम्स, अभिगृहित या स्वयं सिद्ध, ये इसका दोनों का इंग्लिश नाम है। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने जो सिद्ध किया, यूक्लिड का ये बुक, इसका नाम एलिमेंट्स, ये पुस्तक 13 खंड में है। एलिमेंट्स, जिसमें इनके द्वारा ज्यामिति में जो भी प्रूव किया गया वो सब लिखा हुआ है। और इसके बाद जो आया कि इनका एक स्टेटमेंट था, बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है कि यदि दो सरल रेखाओं पर एक सरल रेखा गिरती है और इस प्रकार एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग दो समकोणों से कम है, तब दोनों रेखाएं यदि अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाती हैं तो वे उस ओर मिलती हैं जिस ओर समकोण से कम है, सॉरी दो समकोण से कम है। अब ये क्या है, इसका मतलब किस तरह से ये फिगर बनेगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जब हम कोण रेखा सब समझ लेंगे उसके बाद हम आपको फिगर से, क्योंकि अभी ब्लैक बोर्ड भर चुका है, बाद में हम फिगर से भी इस स्टेटमेंट को बताएंगे कि आखिर इनका क्या स्टेटमेंट था। तो कुछ लोग बाद में ऐसे हुए जो इनके स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा करने लगे कि ये सही बोले हैं कि गलत बोले हैं, सही है क्या है। उसी में एक गणितज्ञ स्कॉटलैंड के जॉन फ्लेयर 1729 में एक अपना थ्योरम दिए जिसको कहें ये फ्लेयर हाइपोथेसिस, उसका नाम दिया गया जॉन फ्लेयर, स्कॉटलैंड के फ्लेयर हाइपोथेसिस। और उसी के बाद से कुछ और लोग आए और एक अलग विचारधारा का जन्म हुआ, यूक्लिड और दूसरा जो थे अयूक्लिडी। यूक्लिड का तो अलग विचार था और इसके विचार से जो मतभेद रखते थे, इसके बात से सहमत नहीं थे, वो लोग अयूक्लिडी कहलाए। इसी में अयूक्लिडी, ये आधुनिक में, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम कुछ ये समझ में आ सकता है, शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ पाएंगे कि आखिर हमको ये पढ़ाया क्यों जाता है। ये पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध करें, तो वो सब की जड़ ये यूक्लिड। अगर ये अपनी पुस्तक के एलिमेंट्स नहीं लिखता तो शायद हो सकता है हमको सिद्ध नहीं करना पड़ता। ये थेल्स, इन लोगों ने तो केवल फार्मूला बना दिया कि देखो भाई ये फार्मूला है। अब ये डिडक्टिव रीजनिंग लगाने का काम ये किया कि अच्छा ये फार्मूला है तो इसको सिद्ध करो। इसीलिए हमको आज ये पढ़ना पड़ता है कि फलाने थ्योरम को सिद्ध करें।
अगले वीडियो में हम आपको गणित के जितने दूसरे खंड हैं सबका इसी तरह से इंट्रोडक्शन देंगे और एट लास्ट गणित का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखेंगे और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से लगभग 300 घंटे का क्लास होगा और पूरा मैथमेटिक्स कवर करेंगे। धन्यवाद।